नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है स्टडी इन न्यूजीलैंड के ऊपर। तो मेरी 2 वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर है, जो आज एक थर्ड वीडियो है। इसके अंदर हम सिर्फ आज डिस्कस करेंगे फ़ंड्स के ऊपर ही, कि न्यूजीलैंड में अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जाना है तो फ़ंड्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, किस वे से आप अपने फ़ंड्स दिखा सकते हैं, और सोर्स ऑफ इनकम कितने इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्सर कौन कर सकता है आपके फ़ंड्स को, एफटीएस क्या है। ये सारी की सारी आज हमारी जो कंप्रहेंसिव डिस्कशन रहेगी। तो ऐसे है कि ये न्यूजीलैंड कंट्री ने, अगर इसकी हिस्ट्री उठाकर देखें तो काफ़ी लंगर लगाए थे। विदाउट आयल्स भी स्टूडेंट गए थे। 50% वाला, 45% वाला भी न्यूजीलैंड के अंदर बच्चा गया था, 40% वाला भी गया था। फेक डॉक्यूमेंट लगाकर भी न्यूजीलैंड लोग बच्चे गए थे, जो इसकी हिस्ट्री रही है। क्योंकि उस टाइम जो न्यूजीलैंड का वीज़ा ऐसे था, जो कि आज साइप्रस का वीज़ा है, जिसने आज की डेट में साइप्रस का वीज़ा लेना है। अगर आप न्यूजीलैंड के वीज़ा को अगर आप देखते हैं, इस टाइप का ये लीनियट था। मैंने फिर बताया, ये हमारा एक्सपीरियंस है 16 साल का। इस इंडस्ट्री में हमने बहुत अप एंड डाउन्स देखे हैं। न्यूजीलैंड के नेचर के बारे में मालूम है। हर एक कंट्री हमारी फिंगर्स के ऊपर हैं। कितना नॉलेज है, किस तरीके से हम वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन डिमांड के अकॉर्डिंग सिस्टम, उन्होंने अपने सिस्टम को काफ़ी इम्प्रूव किया है। लेकिन आज की डेट में दे आर टेकिंग द सेलेक्टिव स्टूडेंट्स। तो पहले वाला लंगर वाला जो सिस्टम है, आज से 15 साल पहले वो ख़त्म हो चुका है। 10 साल पहले भी बहुत लिनियर थे, लेकिन अब दे आर टेकिंग द सेलेक्टिव स्टूडेंट्स। और फेक डॉक्यूमेंटों के ऊपर दे आर वेरी वेरी रिजिड, और फंड्स के ऊपर दे आर वेरी वेरी रिजिड। तो अभी प्रिकॉशंस लेने हैं जब अपने न्यूजीलैंड में अपना एडमिशन डालना है। तो न्यूजीलैंड को जाने से पहले और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। न्यूजीलैंड से अच्छी कंट्रीज़ भी मिल सकती हैं, बट लोगों का यही रहता है कि अभी हमने तो जाना ही न्यूजीलैंड है। बीइंग बहुत सारे इंडियंस हैं वहाँ पे, तो बहुत सारे प्रमोशंस नेट के ऊपर होती हैं, सोशल मीडिया के ऊपर धड़ाधड़ वीडियोस बन रही हैं। तो जितनी किसी भी कंट्री की प्रमोशन होगी तो वो उतनी ही मार्केट के अंदर बिकेगी। साइप्रस क्या कंट्री है? जो साइप्रस है वो क्या कंट्री है? लोगों को क्या मालूम था? एजेंट्स है। सिंगापुर क्या कंट्री है? लोगों को क्या मालूम था? एजेंट्स जो हमारे इंडस्ट्री में काम करते हैं, जब उसकी एडवर्टाइजिंग धड़ाधड़ टीवियों के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर होती है, तो क्लाइंट वही चीज़ मांगता है। तो इसी तरीके से न्यूजीलैंड है, बता दिया। सेलेक्टिव प्रोफाइल्स, आप 60% वाले हैं, 55% वालों को भी मिलेगा। रिसेंट पास आउट हैं, हाँ आपके 65% 75% है, 6 बैंड है ओवरऑल। फंड्स में थोड़ी बहुत ही दिक्कत है, वो थोड़ी बहुत ही दिक्कत जा सकती है, उसको कंसिडर किया जा सकता है। अभी 5.5 बैंड है, 50% है, स्टडी में भी 5 साल का गैप है, फंडों में भी प्रॉब्लम है। ऐसी प्रोफाइलों को वीज़ा नहीं मिल पाएगा। मैंने फिर बता दिए, हम प्रोफाइल को एज ए एम्बेसी समझ कर कंसिडर करते हैं, नोट एज ए एजेंट्स बन के। तो फिर बता दिया, ना फेक डॉक्यूमेंट लगाना है, ना ही फेक फाइनेंशियल लगाना है। कोई भी चीज़ फेक नहीं बतानी है। अगर आप रिफ्यूज़्ड भी हैं किसी कंट्री में, तो आपने फैक्ट ही बताना है। फंड्स के ऊपर आते हैं, तो वहाँ पर क्या है, 2 सिस्टम है, फंड्स दिखा सकते हैं और एक एफटीएस है। कोविड के कारण कंट्री को भी पैसे चाहिए। एफटीएस को उन्होंने कहा है कि पहले तो मैंडेटरी किया था कि एफटीएस लेकर आएँ, तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स किया है। कुछ बच्चों को एफटीएस लगाते हैं, कुछ को नहीं भी लगाते हैं। डिपेंड है आपने, जिसने एआईपी देना है, अप्रूवल इन प्रिंसिपल देना है आपके वीज़ा ऑफिसर के ऊपर। 20,000 न्यूजीलैंड डॉलर के फंड चाहिए। मतलब अगर आपके पास 22 लाख रुपया आपके अकाउंट में है पड़ा हुआ, प्लस 1 साल की फ़ीस है, तब ही आप न्यूजीलैंड का अप्लाई कर सकते हैं। बट फिर बता दिया, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो फंड्स मैनेजमेंट वाले जो हैं टेक्निकल लोग वही बता सकते हैं। क्योंकि क्राउन इमिग्रेशन फ़ंड्स में भी बच्चों की हेल्प करती है, फ़ंड्स मैनेजमेंट के ऊपर भी। हर एक कंट्रीज़ का हमें फ़ंड्स के सिस्टम मालूम है कि आपने अगर अपना वीज़ा फ़िनलैंड का डालना है, 3 मंथ फंड्स किस वे से आपने एलेबोरेट करने हैं, लाटविया में क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, यूके का तो पता ही है 30 दिन पुराने फ़ंड चाहिए। आपने यूएस में डालने हैं तो 1 दिन पुराने फ़ंड भी आपके एक्सेप्ट हो सकते हैं। फ्रांस में क्या है, कौन सी कंट्री में ब्लॉक्ड अकाउंट है, कौन सी कंट्री में एफटीएस है, ये सारे का सारा चीज़ वही बता सकता है जिनने इन कंट्रीज़ में रेगुलर केसेस डाले हुए हैं। तो फंड्स आप सेविंग्स में दिखा सकते हैं। अगर आपके पास सेविंग्स हैं तो सेविंग्स दे आर आस्किंग, जो वेबसाइट के ऊपर 3 मंथ तक के कहते हैं मांगती हैं ट्रांजैक्शंस,
तो प्रेफर यही करते हैं कि आप 6 मंथ की स्टेटमेंट साथ में लगाएं, ठीक है। तो सेविंग्स में अगर कोई आपने एक मोटी रकम डाली हुई है, कोई मोटे फंड ट्रांसफ़र किए हैं, तो दे आर सही कि आप उसका जस्टिफिकेशन भी साथ में दें। तो जस्टिफिकेशन भी आपको देना पड़ सकता है। फिक्स डिपॉजिट भी दिखा सकते हैं आप। फिक्स डिपॉजिट के अलावा जीपीएफ अगर है, जनरल प्रोविडेंट फंड, वो भी दिखा सकते हैं। लैब भी दिखा सकते हैं, जिसको हम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, दीज टाइप ऑफ फंड्स आप न्यूजीलैंड के अंदर दिखा सकते हैं। अभी किसी के पास भी 22 लाख रुपया घर में पड़ा नहीं हुआ है, और मतलब मैं आपको बताऊं 70-80% लोगों के पास नहीं है, प्लस 1 साल की फ़ीस। तो ये चीज़ें हैं। और फीस भी कब भेजनी होती है न्यूजीलैंड की, जब आपकी अप्रूवल आ जाती है। अप्रूवल के बाद फ़ीस और फंड्स दोनों ट्रांसफ़र होते हैं, मतलब अगर एफटीएस लगता है तो अभी कुछ टेक्निकल चीज़ें देखते हुए हम क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स की फ़ीस एडवांस में भेजने की कोशिश कर देते हैं कि चलो भेज दो, तो फिर सिर्फ 22 लाख के फंड्स के मैनेजमेंट के ऊपर लग जाते हैं कि इसको कैसे मैनेज करना है। तो अगर उन्होंने तो अपनी वेबसाइट के ऊपर ये लिखा है कि आपने अगर फंड इस तरीके से मैनेज किया, दे आर नॉट एक्सेप्टेड, उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है। चलो आपने कोई मोटी रकम डाली है, तो आपको उस मोटी रकम का एविडेंस देना पड़ेगा कि मैंने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है, मैंने कोई गाड़ी पर मैंने कोई प्रॉपर्टी सोल्ड आउट की है, मैंने कोई गाड़ी सोल्ड आउट की है, जहाँ ये फंड्स मुझे किसी को लोन दिया था वहाँ से वापस आए हैं, अगर लोन दिया था वापस आया तो आपने उस बंदे को कैसे फंड दिए थे भाई, ये सारे। आपने कोई गोल्ड बेचा है, तो गोल्ड का बेचने का फंड्स को किस वे से एलेबोरेट करना है, उसके ऊपर उन्होंने मेंशन किया कि हम गोल्ड वाले फंड मानते नहीं हैं, अगर आप हमें देते हैं तो उसका आप जितना एलेबोरेशन बताएंगे तो हम उसको उतनी सिस्टम से एक्सेप्ट करेंगे। तो ये चीज़ें उन्होंने सारी की सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपके वीज़ा के ऊपर डिसीजंस देते हैं। तो एफटीएस क्या है? एफटीएस उन्होंने 4 या 5 कंट्रीज़ के ऊपर इंट्रोड्यूस किए हैं, चाइना के ऊपर, श्रीलंकन, फिलीपीन और इंडियंस। अगर आप 4 कंट्रीज़ के नेशनल हैं, अगर आप न्यूजीलैंड का स्टूडेंट वीज़ा डालते हैं, तो आप अपने फंड्स भी एफटीएस के थ्रू न्यूजीलैंड में भेज सकते हैं। वो कहाँ पर है? जब वीज़ा ऑफिसर आपके फंड से सेटिस्फाई नहीं होता, उसको लगता है कि यार ये इन्होंने मैनिपुलेट किए हुए फंड है, तो वो कहता है कि अभी अपने लिविंग एक्सपेंसेस वहाँ पर भेजो 20,000 न्यूजीलैंड डॉलर, तो वो आपको भेजने पड़ सकते हैं। ऐसे वीज़ा ऑफिसर डिसीजन लेता है, लेकिन उन प्रोफाइल्स के ऊपर जो उनको लगता है कि ये बच्चे के 70% मार्क्स हैं और बच्चे का आइल्स भी प्रॉपर है और बच्चे ने अपना एडमिशन भी उस डिप्लोमा में डाला है जो कि उनकी ग्रीन लिस्ट के अंदर है, जो एसेंशियल स्किल्ड, जो उनका जिसको हम लॉन्ग टर्म शॉर्टेज वाले प्रोफेशन है उसके अंदर है। तो ग्रीन लिस्ट के अंदर 4 डिप्लोमा ही हैं आज की डेट में, वो रिलेटेड टू किनसे हैं? कंस्ट्रक्शन से हैं, इस तरीके से रिलेटेड है। वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब आप हमारे पास आएंगे। अगर आपका डिप्लोमा, जहाँ आपकी डिग्री, जहाँ आपका पीजी डिप्लोमा ग्रीन लिस्ट के अंदर है और आपकी एकेडमिक अप्रोप्रिएट है, आपके पास आइल्स अप्रोप्रिएट हैं, फंड्स में थोड़ी बहुत ही दिक्कत है, तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल। अभी हर एक चीज़ के अंदर प्रॉब्लम है तो वो आपकी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्राउन इमिग्रेशन बहुत ही टेक्निकल है। हर एक कंट्री के ऊपर जब हम किसी का केस लेते हैं, उसकी हर एक चीज़ चेक करते हैं। हमारे पास न्यूजीलैंड में नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स हैं उन बच्चों के लिए जो ओवर क्वालिफाइड है। ओवर क्वालिफाइड कौन हो सकते हैं? जैसे किसी ने ऑलरेडी एमबीए की हुई है, किसी ने ऑलरेडी एमए एमएड की हुई है, किसी ने ऑलरेडी मास्टर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में की हुई है, एमटेक की हुई है, बीटेक की हुई है, आपका 4-5 साल का गैप भी है, आप मतलब जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए भी है वे 1-1 साल की वहाँ की मास्टर डिग्रीज़ हैं जो कि रिसर्च बेस्ड हैं। अगर उनमें जाते उसमें भी 3 साल का आपको पोस्ट स्टडी परमिट मिलता है। साथ में आप अपने बच्चों को और अपनी स्पाउस को भी अकम्पनी कर सकते हैं अगर आपने न्यूजीलैंड में जाना है। इवन आपके बच्चों की वहाँ पर एजुकेशन भी फ्री है। ऐसे एडवांटेज भी आप न्यूजीलैंड में ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए है जो कि वहाँ की ग्रीन लिस्ट के अंदर हो प्रोग्राम्स। ये अगर आप जिन्होंने अपने स्पाउस को वहाँ पर ले जाना है या वहाँ पर मैक्सिमम वर्क परमिट जो कि अप टू 3 इयर्स का मिलता है। तो आने वाले टाइम में मैं ग्रीन लिस्ट के ऊपर भी लेकर आऊँगा डिस्कशन कि अगर आपने न्यूजीलैंड में जाना है कौन कौन से डिप्लोमा में जाएं जो कि उनकी ग्रीन लिस्ट के अंदर है। तो ऐसी चीज़ें हम बताएंगे। फंड्स के ऊपर भी आपकी प्रॉपर हेल्प करेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड 5.5 बैंड वाला भी जा सकता है,
और आपके किसी भी मॉड्यूल में 5 से कम ना हो वो भी अप्लाई कर सकता है। फीसें वीज़ा के बाद ही जाती हैं। ऐसी बहुत सारे बेनिफिट है, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव है। और न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने जो अपने अभी मिनिमम बेसिस $22 किए हैं न्यूजीलैंड डॉलर, ये भी एक नया बेनिफिट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। और इवन नेक्स्ट ईयर से उनकी जो फ़ीस है वो भी काफ़ी कम होती है फर्स्ट ईयर के साथ अगर आप कंपेयर करते हैं। ऐसी चीज़ें भी हैं। अभी डिसीज़न आपका है। आप प्रीवियसली नंबर ऑफ़ टाइम रिफ्यूज़ड हैं, आपके अप्रोप्रिएट परसेंटेज हैं, आइल्स हैं, फंड्स में कोई दिक्कत है थोड़ी बहुत ही, उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया जा सकता है। आप मुझे साथ शेयर करें अपनी सारी की सारी हिस्ट्री, तो आपको मैं बताऊंगा कि आपको न्यूजीलैंड या न्यूजीलैंड की और पैरेलल कंट्री में भेजा जाए। क्राउन इमिग्रेशन के चैनल के ऊपर इस टाइप की नंबर ऑफ वीडियोज़ हैं, अगर उनको भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।